आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे गद्य खंड से एक निबंध है। उस निबंध का नाम क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले हम लोग श्यामाचरण दुबे के बारे में जान लेते हैं, कवि परिचय जान लेते हैं। तो जब भी हम लोग कवि परिचय लिखेंगे तो हम लोग को 4 पॉइंट लिखना है, वो हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहला क्या? जीवन परिचय, फिर दूसरा क्या? रचनाएं, फिर तीसरा क्या है? साहित्यिक विशेषताएं, चौथा क्या होगा? भाषा शैली। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग तो लेखक परिचय जान लिए, लेखक के बारे में जान लिए, और उन्होंने जो लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये संक्षेप में है, इसको समझ लेते हैं। तो पहले ये भी समझना जरूरी है कि उपभोक्तावाद है क्या, किसे कहते हैं। तो इसे मैं बहुत संक्षेप में आपको समझा रही हूँ, बहुत सी सरल तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आएगा। उपभोक्तावाद एक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जिसमें लोग जरूरत से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, यह मानकर के अधिक उपभोग से सुख और संतोष मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। मतलब कहने का क्या मतलब, ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हमें उससे मतलब सुख प्राप्ति होगी, ऐसा सोचते हैं। आजकल का ऐसा सोचना हो गया है। तो थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं उपभोक्तावाद संस्कृति के बारे में। उपभोक्तावाद संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास का चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द और अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी हो। वर्चस्व का क्या मतलब होता है? प्रधानता। जीवन शैली, जीने का ढंग। विज्ञापित, प्रचारित, अनंत जिसका अंत न हो। जीवन दर्शन, जीवन को देखने की दृष्टि। अनंत जिसका अंत न हो। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य की सामग्री को बोलते हैं। सूक्ष्म बारीक को बोलते हैं। चमत्कृत, चकाचौंध को बोलते हैं। सिने स्टार्स, सिनेमा के शीर्ष अभिनेता कलाकार जो होते हैं। अनंत विश्राम, समाधि में लीन होना। कब्र, समाधि बोलते हैं। परिधान, वस्त्र को बोलते हैं। अस्मिता मतलब पहचान। अवमूल्यन मतलब मूल्य को गिरा देना। क्षरण मतलब नाश को बोलते हैं। उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग बसे हों। प्रतिमान, मानदंड को बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा, होड़ को बोलते हैं। छदम, बनावटी। दिग्भ्रमित मतलब रास्ते से भटकना को बोलते हैं। वशीकरण, वश में करना। अपव्यय, फिजूल खर्ची को बोलते हैं। तत्कालिक, उसी समय का। परमार्थ, दूसरों की भलाई। नैतिक मानदंड, नैतिकता को मापने की कसौटी। सीमित संसाधन, साधनों की कमी। बर्गर, एक खाद्य पदार्थ। कायम, स्थिर को बोलते हैं। सामाजिक नींव, समाज का आधार। अब शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में।
उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक क्या बता रहे हैं कि अभी का समय जो है सो बिल्कुल चेंज हो रहा है और नया जीवन लाइफ स्टाइल जो है सो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, मतलब अपना एक जगह बना लिया है और एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है जो बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, चारों तरफ कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए और उत्पादन बढ़ाने के नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है, जिसमें कि क्या कहा जाता है, यह उत्पादन जो है आपके भोग के लिए, मतलब आप इसका सेवन कीजिए, ये इससे आपको सुख मिलेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, किसी चीज को खरीदने से अब जैसे लगता है कि सुख की प्राप्ति, यहाँ सुख की व्याख्या ही बदल गई है। यहाँ मतलब सामान खरीदना, ये सब करना, उसी को सुख समझा जा रहा है। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी का समय जो है सो उपभोग का हो गया। उपभोग भोग ही सुख, मतलब सुख समझते हैं। उपभोग का भोग करना ही आज के समय में लोग सुख समझ रहे हैं। लेखक जो इस तरह बोल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, लोगों का चरित्र भी बदला जा रहा है और लोग जो है उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब जो आजकल दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों का लगता है कि खरीदने से मान सम्मान बढ़ेगा, तो वो सब लोग किए जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। विलासिता मतलब का क्या कहा जा रहा है, जिस चीज का उपयोग उतना हो भी नहीं, फिर भी लोग उस पर पैसा खर्च किए जा रहे हैं। वस्तु जो है सो लुभाने की मतलब कोशिश में लगा रहता है, जिससे कि लोग खरीदें और उसका प्रयोग करें। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, उस पर लिखा होता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, मतलब हर पेस्ट पर अलग अलग तरह से चीजें लिखा रहता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सब कहने का मतलब क्या है, पेस्ट तो चाहिए, पेस्ट पर भी अलग अलग तरह के पेस्ट है, कोई ऋषि मुनि द्वारा बना, कोई दांतों को चमकाने वाला। अब पेस्ट चाहिए तो इसके लिए अच्छा ब्रश चाहिए। अब ब्रश करने के बाद क्या कहा जा रहा है, अब मतलब माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब तो ये सब चीज के बारे में बोला जा रहा है, सौंदर्य प्रसाधन के बारे में बोला रहता है। उसको जो उसका जो भीड़ जो है सो और मतलब चमत्कृत कर देती है, मतलब और लुभाने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। मतलब किस तरह से ऐड करके उस चीज को दिखाया जाता है, लोगों को लुभाया जाता है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य को निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। मतलब आज के समय में क्या कहा जा रहा है, संभ्रांत मतलब अच्छे घरों की लेडीज जो होती हैं, वो सौंदर्य प्रसाधन का जो सामान है उनके ड्रेसिंग टेबल पर जो रखा होता है, उसका कीमत बताया जा रहा है 30-30 हजार होता है। ये तो कॉमन बात हो गया। सो ऐसे लेखक बता रहे, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मतलब कहा जा रहा है पेरिस का परफ्यूम मंगाएंगे तो अगल बगल का लोग सब जानेगा, फ्रेंड सर्कल में, तो ये उनके प्रतिष्ठा पे पड़ता है कि अरे ये परफ्यूम जो है सो पेरिस से मंगाए हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर से पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आया। अब तो इसी सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को भी, अब लेखक कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन वाला सामग्री को भी छोड़िए, अब दूसरी चीज पर आते हैं, बताते हैं और क्या है जिसके
प्रति लोग झुके जा रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीद के भी लोग उसमें सुख का अनुभव करते हैं। अब लेखक क्या कहते हैं, वस्तु पर आइए और परिधान मतलब वस्त्र पर भी आइए, लोग वो भी खरीद के सुख की प्राप्ति करते हैं। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। मतलब अब क्या, संगीत के लिए तो कहा जा रहा है रेडियो से भी काम चला सकते हैं सुनने के लिए, फिर भी संगीत की भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम चाहिए। भले आपको उसे चलाना आता हो ना आता हो, लेकिन दिखावा है कि मेरे घर में म्यूजिक सिस्टम है, तो लोग वो भी खरीद के रखते हैं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां सब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। मतलब क्या कहा जा रहा है, खाने पीने पे तो जो खर्चा होता है, शादी विवाह भी लोग 5 स्टार होटल में करने लगे हैं। अस्पताल भी उसी टाइप का हो गया है। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय की चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देश में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। भारत में ऐसा समय नहीं आया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ऐसा आ गया है, समय आ गया है कि मरने से पहले लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा जमा करके रखते हैं कि उनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में वो खर्चा किया जाए। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी। मतलब कब्र के अगल बगल कैसा होना चाहिए, इसके लिए वो पैसा जमा करते हैं कि उनके कब्र के आसपास हरी घास होनी चाहिए, मल चाहे फूल होने चाहिए, फव्वारे भी होना चाहिए, और वहां लगातार एक निरंतर मंद ध्वनि बजती रहनी चाहिए। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। अब लेखक जो इतना सारा बात बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं एक तो छोटा सा झलक है उपभोक्तावाद समाज, कैसे हमारा समाज जो है सो उपभोक्तावादी बने जा रहा है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब लेखक कह रहे हैं उस सब बात को छोड़िए, अब विषय का जो मेन विषय है उसके गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व तो भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, तब पहले से भी भारत में सामंती प्रथा चला आ रहा था, और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति इसी से लगभग जुड़ा हुआ है। भले आज सामंत चले गए हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का उन्मूलन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। मतलब आस्थाओं का क्षरण का क्या मतलब होता है कि उसका नाश हुआ है आस्थाओं का। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। तब हम पश्चिम की सभ्यता को अपनाए जा रहे हैं। पश्चिम में क्या है, अभी भी उपनिवेश कहने का क्या मतलब है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है ना, वो अपना वर्चस्व चारों तरफ स्थापित किए जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो सोच है ना, सो पश्चिमी की तरह, पश्चिमी देशों की तरह बनता जा रहा है। हम उसी अनुसार अपना काम कर रहे हैं, उसी की नकल उतार रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। और क्या करा, हमारा जो आजकल का संस्कृति है, सो हमारा संस्कृति कैसा है, अब हम अनुकरण करने लगे, मतलब नकल करने लगे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, उसे खोकर छदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तब कहने का क्या मतलब, हमारा जो अपना प्रतिष्ठा ये सब था, उसमें हम क्या है ना, उसको छोड़ के हम अंधी प्रतिस्पर्धा किए जा रहे हैं। तब ना हम सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, बस देखे दिखावे में हम वो काम किए जा रहे हैं।
संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। अब क्या कहा जा रहा है कि संस्कृति का जो है, जिसके कारण से हमें ऐसा ऐसा चीज हो रहा है कि जिसकी वजह से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा ध्यान उधर से भटक जा रहा है। हमारी मानसिकता जो है सो बिल्कुल बदल गई है और हम विज्ञापन की तरह सम्मोहित हुए जा रहे हैं। विज्ञापन में जो चीज हम देखते हैं उसकी वशीकरण, विज्ञापन का वशीकरण के अंदर हम हो गए हैं। मतलब विज्ञापन हमको वशीकरण में ले लिया है। हम विज्ञापन में जो देखते हैं, समझते हैं, वही चीज खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वो कूड़ा खाद्य है। मतलब लेखक इस वजह से बहुत चिंतित है। सोच रहे हैं क्या हमारा संस्कृति का फैलाव जो इस तरह से मतलब चीज बढ़े जा, इस वजह से बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि ये चारों तरफ फैले जा रहा है। उनको लगता है ये चिंता का विषय है। और हमारे सीमित संसाधनों का मतलब हमारा जो सीमित संसाधन है, मतलब हम फालतू में खर्चा किए जा रहे हैं। और जीवन की गुणवत्ता जैसे आलू की चिप्स से नहीं सुधरती है। मतलब लेखक का क्या कहने का मतलब है, आलू का चिप्स खरीद के खा लेने से हमारा जीवन का गुणवत्ता इससे नहीं सुधरेगा। ऐड देने वाले शीतल पेय पीने से, मतलब कहा जा रहा है कि ऐड वगैरह हम लोग देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ये सब होता है, तो उससे पी लेने से क्या होगा कि हमारा जीवन उससे नहीं सुधर सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आजकल देखते हैं, सब किसी को पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लोग आजकल इतने ये चीज खाने से क्या समझते हैं कि वो आधुनिक हो गया है इस वजह से। लेकिन ये खाना जो है सब कूड़ा खाद्य है, मतलब इससे हमारा शरीर खराब होता है। लेकिन वो लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है पिज्जा बर्गर खाना आज के समय का ये डिमांड है। मतलब ऐसा लोग करते हैं तो लोग समझते हैं कि वो आधुनिक है, इस वजह से पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये सारा चीज जो है तो हमारे जीवन का स्तर को घटा रहा है, जिससे लोगों के मन में आक्रोश, गुस्सा, अशांति आ रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये कार्य दिखावा का संस्कृति बढ़ेगा तो हमारे समाज में क्या होगा, अशांति। तब कहने का क्या मतलब, अगर हम 10 रुपया कमाते हैं तो हम 10 रुपया की जगह 12 रुपया खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम दिखावे की ये मतलब संस्कृति में जी रहे हैं। ये हम नहीं सोचते हैं कि हम अगर 10 रुपया कमा रहे हैं तो हमको 10 रुपया के अनुसार ही खर्चा करना चाहिए। तो दिखावे की संस्कृति में क्या होता है कि अगर वो ऐसा करा है तो हम भी उसी का अनुकरण करते चले जाते हैं। लेकिन अपना हम खर्चा नहीं देख पाते कि हमारा हैसियत क्या है, और हम खर्चा पे खर्चा किए जाते, चाहे वो लोन लेके करे, किसी से मांग के करे या दिखावे में करे। तो इसकी वजह से क्या है कि समाज में अशांति ही फैलेगी ना। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास ये तो हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मतलब लेखक जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम लक्ष्य से इस वजह से लक्ष्य भ्रम से पीड़ित है। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और हम उसी में जिए जा रहे हैं। और एक मतलब जो हमें जरूरी नहीं है फिर भी वो सामान हम खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। अब विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट, हमारा जो विकास का जो चीज होना चाहिए वो पीछे छूटा जा रहा है, और हम तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौर। लेखक को इस बात से बहुत चिंता हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि भोग की जो आकांक्षाएं हैं, मतलब लोग के जो आकांक्षाएं पाल रखे हो, मतलब इतना बड़ा है कि वो आसमान को छू रहा है, उसका अंत नहीं है। उन्हें चिंता हो रहा है कि यह दौर कहाँ पर रुकेगी, किस बिंदु पर रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।
लेखक को क्या लगता है उपभोक्ता संस्कृति जो है हमारे समाज की नींव को हिला रही है, जिसकी वजह से हम कमाते कम है लेकिन हम इतना शौक को पाल रखे हैं जो जिसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाते तो लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो लेखक को लगता है ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहिए गांधी जी क्या कहते हैं, हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव की अवश्य स्वीकार करें लेकिन अपनी बुनियाद को न छोड़ें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी इसी नींव को ही चुनौती दे रही है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।